बहुत ज़रूरी है। भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये कहा है कि वो आतंक के खिलाफ है, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए क्योंकि ये मानवता के लिए बड़ा खतरा है। कनाडा की ज़मीन का जिस तरह से इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हुआ है, उसके बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया। हाल के दिनों में कनाडा की जिद कहें, अड़ियल रवैया कहें, इसकी वजह से ये संबंध पटरी पर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। कनाडा के रवैये को देखते हुए भारत ने कड़ा निर्णय लिया है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के दिल्ली स्थित उच्चायोग को समन भी भेजा है। इस बीच भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। जाहिर है, भारत ने कनाडा की आतंक से पींगे बढ़ाने को लेकर इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती की है और इस बेइज्जती के बाद में हम ये देखते हैं कि कनाडा का रुख भी कई मंचों पर इस तरीके से देखने को मिला है कि वो भारत को एक दुश्मन देश के तरह देखने लगा है। दुनिया के सामने उसके कच्चे चिट्ठे को खोलकर भारत ने रख दिया। ट्रूडो के फिर से चुनाव जीतने की प्लानिंग का भी पर्दाफाश कर दिया है। भारत ने कड़ा प्रहार करके कनाडा को बता दिया है कि उसकी मनमानी नहीं चलेगी। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसमें दो देशों के संबंध, देखिए कनाडा एक ऐसे देश के तौर पर आप देख सकते हैं जहां भारतीय समुदाय बड़ी तादाद में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये इस तरह के घटनाक्रम, खास तौर पर ऐसे देश जो कोई अड़ियल रुख अख्तियार कर लें और वो भी उन बातों के लिए जो हमारे देश की अखंडता के लिए खतरा है, तब बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि भारत सबसे मैत्रीपूर्ण रिश्ते रखता है। भारत ये हमेशा से कहता रहा है कि युद्ध जो है वो किसी समस्या का समाधान नहीं होता, लड़ाई झगड़े से बचने की बात कहता रहता। लेकिन कई दफ़े ये कनाडा जैसे कई केस स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि भारत के सामने भी इस तरह की चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं। आइए इसको समझते हैं। रंजीत कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपनी बात रखते रहे हैं हमारे पैनल के जरिए। इसी तरह डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU, जो कि इस पूरे मामले की डिटेलिंग हमको बताएंगी, और साथ ही साथ में मेरे साथ JK त्रिपाठी जी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। त्रिपाठी जी, शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि कनाडा और भारत के बीच के रिश्ते अभी बड़ा लंबा समय हो गया, हालांकि हमने देखा खींचतान, बयानबाजी ये चलती रहती है, लेकिन अब ये रिश्ते बहुत कड़वाहट की तरफ बढ़ रहे हैं। या आपको लग रहा है ये एक डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, इसी तरीके से हैंडल किया जाता है इन चीज़ों को? देखिए, मेरे ख्याल से ये डिप्लोमेसी नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई, इसकी शुरुआत ट्रूडो की, जस्टिन ट्रूडो की वजह से। और ये वही जस्टिन ट्रूडो है जिन्होंने बिना किसी बात के भारत के ऊपर या भारतीय एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाने शुरू। और जब हमने कहा कि आप सबूत दीजिए, तो सबूत नहीं दिया। ये वही जस्टिन ट्रूडो है जिनके पिताजी भी जब 1980s में प्रधानमंत्री थे, तब कनिष्क जहाज उड़ाया गया था। हमने पूरी जानकारी पहले दी थी, 1 हफ्ता पहले दी थी कनाडियन इंटेलिजेंस को, लेकिन फिर भी कनाडियन इंटेलिजेंस ने कुछ नहीं कहा, और उसके बाद भी कनाडियन इंटेलिजेंस ने उस पर कुछ काम नहीं किया। तो ये मेरे विचार से तो ट्रूडो का ये कहना जो है कि भारतीय उच्चायोग जो है वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, ये सीधे सीधे उनकी विवशता दिखाता है, उनकी बौखलाहट दिखाता है, क्योंकि उनकी अल्पमत की सरकार 338 सांसदों के सदन में 153 सांसद उनके हैं, और इस तरह से बहुमत पाने के लिए उन्होंने 25 सांसद न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो कि खालिस्तानी पार्टी है, उसके अपने साथ रखे हैं, और उसी की शर्त पे ये काम कर रहे हैं। अब रही बात ये कि जो अभी काम किसी भी डिप्लोमेसी के इतिहास में, मॉडर्न डिप्लोमेसी के इतिहास में 1947 के बाद से किसी भी एम्बेसडर के खिलाफ ऐसा कोई आरोप, इंडियन एम्बेसडर के किसी भी एम्बेसडर के खिलाफ ऐसा कोई आरोप किसी भी देश ने नहीं लगाया है। और इस तरह पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ भाई वो इन्वॉल्व है, हमें उन पर शक है। और होता है, कई देश एक दूसरे के खिलाफ जासूसी करते हैं या सबवर्टिव एक्टिविटीज करते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी करता है, लेकिन अमेरिका में भी ये कहीं भी किसी भी देश में एम्बेसडर के लेवल पे नहीं होती, ये लोअर लेवल पे होती है, अगर जहाँ होती भी है। हमारे यहाँ तो वैसे भी नहीं खैर होती। तो अब इस तरह से कहना, तो ये साफ साफ आपके कहने का मतलब ये है, जब एम्बेसडर कहीं दूसरी जगह जाता है, क्रेडेंशियल देता है, तो उसमें ये होता है राष्ट्रपति का कि ये मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, और आप
आप इन्हें मेरा दूत समझ के, मेरा प्रतिनिधि समझ के काम करेंगे। तो अब अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के एम्बेसडर को, जो कि अपने राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, उसको अगर इस तरह से करता है, तो ये सीधे सीधे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का हनन है। ये बेइज्जती है सीधे सीधे संप्रभु की जी। तो इसीलिए भारत ने अपने, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपने पहले ही शुरुआत में कह दिया कि ये डिप्लोमेटिक नहीं लगता, और आपने शह की बात भी कर दी कि क्या दबाव ट्रूडो के ऊपर है। डॉक्टर अंशु क्योंकि इन चीज़ों को पढ़ाती भी हैं तो थोड़ा सा इसको और समझाएंगी। डॉक्टर अंशु, हफ्ता भर भी नहीं हुआ, हम तस्वीरें देख रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, ट्रूडो मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, उसके बाद में काफ़ी खबरें भी चलने लगी, और अचानक से अच्छा निज्जर का मामला भी है, कोई नया मामला नहीं, हम तो पूरा साल भर इस पर कितनी एनालिसिस और कितनी चीज़ें करते रहेगी, क्या क्या इस मामले में अचानक से ये अभी ट्रिगर, एक मुलाकात होना, इतना लंबा मामला चलना, ये वहां की लोकल पॉलिटिक्स है, या आपको लगता है कि कुछ ऐसा अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ माहौल बना जिसकी वजह से ये चीज ट्रिगर हुई है? प्रवीण जी, आपके प्रश्न में ही आपने स्वयं उत्तर भी मुझको दे दिया। देखिए, कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो पहले तो हम कनाडा की अपनी राजनीति को समझने का प्रयास करें। मैं 2 मिनट का समय लूंगी और ये पूरी स्थिति आपको समझाऊंगी कि ये इसकी टाइमिंग अभी क्यों है और ये क्या हो रहा है। तो देखिए, एक तो कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं। जब आप ट्रूडो की ओर देखते हैं तो ट्रूडो ने पहले 2021 में समय से पहले चुनाव करवाए, और तब एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी, और तब उनको समर्थन की आवश्यकता थी, और उनको उस समय समर्थन किसने दिया? एक खालिस्तानी लीडर और उनकी जो पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने ट्रूडो को समर्थन देकर के ये सरकार बनाई। तो एक तो सरकार को जिंदा रखने का सवाल। अब दूसरी बात, भारत पे जो इस प्रकार के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जैसे कि पूर्व राजनयिक त्रिपाठी जी ने भी बताया कि इस प्रकार से कूटनीति के इतिहास में इस तरह से इस स्तर पर जाकर के, और किसी भी देश के जो, अब ये तो हमारे कॉमनवेल्थ देश है, हमारे हाई कमिश्नर हैं, इस प्रकार के एलिगेशंस कोई नहीं लगाता। तो 19 जून 2023 को निज्जर की हत्या हुई। अब निज्जर कौन है? निज्जर जो है बड़े खालिस्तानी लीडर के रूप में वहां पर, जहां पर एक बड़ी डायस्पोरा है कनाडा में भारतीय, और वहां पर जो ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स के चीफ के रूप में ये व्यक्ति कुख्यात था। ये पन्नू का भी सबसे क्लोजेस्ट अलाई था, और 1967 के अनलॉफुल एक्ट के तहत जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसने निज्जर को एक भगोड़ा आतंकवादी घोषित किया हुआ था, और भारत की तरफ से तो इसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। अब देखिए, जो एक ऐसा आतंकवादी जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा है, एक हमेशा से समस्या उत्पन्न करता आया है, भारत ने बार बार तब भी कनाडा को डिप्लोमेटिक संदेश दिए कि भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई जो इस प्रकार की समस्या है, उसके निदान में भारत की सहायता करे, न कि उल्टा करे। लेकिन जब ये पूरा कांड हुआ तो ट्रूडो ने उल्टा भारत के ऊपर आरोप लगाया। मतलब आप एक भगोड़े आतंकवादी की हत्या का इल्जाम एक ऐसे देश पर लगा रहे हैं जिसके साथ आप कई स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सीधे सीधे बहुत अच्छे सहयोगी के रूप में जुड़े हुए हैं। तो संबंध तो वहीं से खराब होने बुरी तरह से शुरू हो गए थे। और अब जो टाइमिंग है, अब जो हम स्थिति देख रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, ट्रूडो के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है चुनाव जीतने का। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो पिछले समय में आप देखेंगे यदि उस ग्राफ को, तो वो घटते से घटता ही जा रहा है प्रवीण जी। और उनको जो ये वहां का जो खालिस्तानी डायस्पोरा है उसका समर्थन चाहिए, तो वो समर्थन कहां से मिलेगा? तो कभी वो फाइव आइज इंटेलिजेंस वाली जो कंट्रीज है उनके पास चले जाते हैं, कभी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोर शराबा मचाना शुरू करते हैं, और अब सीधे सीधे भारत के जो हाई कमिश्नर वहां बैठे हुए हैं कनाडा में, उनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उनका निज्जर की हत्या में हाथ है। तो ये फिर भारत ने इसको सीधा सीधा हेड ऑन दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक तो वहां की जो पॉलिटिक्स, वहां का इलेक्शन है वो, दूसरा जो इंडियन डायस्पोरा है, खास तौर पर खालिस्तान समर्थक, इनको आकर्षित करने का, या एक तो जैसा आपने कहा पार्टी को जिलाए रखना चुनौती है, और दूसरा ये कि दोबारा चुनाव में जीत कर आना। रंजीत जी, ऐसा लगता है जैसे कनाडा जो है वो एक नया खालिस्तान बन चुका है, और वहां खालिस्तान समर्थकों का बड़ा जोर है, उनको पटाए रखना, उनको रिझाए रखना बड़ा महत्वपूर्ण हो गया किसी राज्य। और ये भारत के लिए बड़ा डेंजरस है, क्योंकि खालिस्तान का सपना देखना है, खालिस्तान की बात करना है, भारत में आतंकी गतिविधि को अंजाम देना। तो ये जरा कनाडा की वर्तमान स्थिति बताइए, या सिर्फ इलेक्शन तक का शोर है? प्रोफेसर अंशु जोशी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, कनाडा की जो कुल आबादी है उसमें जो सिख प्रवासी रहते हैं उनकी आबादी करीब 8 लाख है, और ये कुल आबादी की 2.1% हो जाते हैं। कई निर्वाचन क्षेत्रों में इनका बहुमत हो जाता है,
और उन सीटों को जीतने के लिए कनाडा की जो सत्ताधारी पार्टी है, लिबरल पार्टी, वो सिख मतदाताओं को हर तरह से लुभाने की कोशिश करते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि जो सिख मतदाता हैं वो खालिस्तानी समर्थक हैं और वो भारत विरोधी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खालिस्तान के जो स्वयंभू नेता हैं, जो खालिस्तान के नाम पर धंधा चला रहे हैं, पैसा वसूली का, चंदा वसूली का, उनका एक धंधा बन चुका है और वो इस पैसे के जरिए वहां रह रहे सिखों को आतंकित करते हैं, उन्हें जबरदस्ती अपने जो उनका जो संगठन है उसमें शामिल होने को बाध्य करते हैं। तो ये एक ऐसा गिरोहबाजी के तौर पर खालिस्तानियों का उभर चुका है, जो कनाडा की सरकार को ब्लैकमेल भी करता है कि हम आपको समर्थन देंगे और हमारे पास इतने मतदाता हैं। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नीतियों पर, उनकी जो खालिस्तान समर्थक नीतियां हैं, उनका काफी असर पड़ रहा है वहां के जो खालिस्तानी आतंकवादी समूहों का, खालिस्तानी नेताओं का। यही वजह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने इतना कड़ा रवैया अपनाया हुआ है, सिख आतंकवादियों को समर्थन देने की हर कोशिश करते हैं। देखिए, वहां के जो सिख आतंकवादी हैं वो गुरुद्वारों पर जिस तरह से भारतीय राजनयिकों के फोटो लगाते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगा करके उनकी हत्या की अपीलें करते हैं, तो ये सरासर आतंकवाद समर्थक गतिविधि है। और कनाडा का जो पुलिस तंत्र है, जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, वो इनको पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा है वो बयान सुनिए। I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action. एक बात ये भी कही गई कि निज्जर की हत्या के बाद में ट्रूडो को क्योंकि किसी तरीके से इस पर जवाब देना था, तो उन्होंने एक ये रास्ता इख्तियार किया। निज्जर आतंकी है भारत की नज़रों में, तो उन्होंने इसको एक दिशा दे दी है। अब वो कह रहे हैं अखंडता और संप्रभुता पर हम कभी छेड़खानी नहीं करते हैं, ऐसा ही हमारे साथ, यानी वो बार बार इस बात को दर्शाने का प्रयास करते हैं जैसे भारत ने कोई कार्रवाई कर दी हो। रंजीत जी, आप अपनी बात कह रहे थे, मैं चाह रहा था इस बयान के साथ में अपनी बात को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि एक लंबा इतिहास रहा है। अभी ये जो सेंटिमेंट्स हैं ये थोड़ा सा बताएं। एक तो लोकल पॉलिटिक्स तो हो ही सकती है, लेकिन साथ ही साथ में इसका फायदा कितना, मतलब क्या वहां पर जो भारतीय मूल के लोग हैं या इस समय जो भी कनाडा की स्थिति है आबादी के लिहाज से, उसमें इस तरह का सेंटिमेंट है कि वो प्रो खालिस्तान ज्यादा है, या उनको ये जो जहर भरा जा रहा है ये कैसी स्थिति, कैसी तस्वीर बनाता है वहां पर? देखिए, भारत और कनाडा के बीच संबंधों का निश्चित तौर पर लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच खास करके जनता स्तर पर रिश्ते बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। सरकारी स्तर पर रिश्ते उतने सौहार्दपूर्ण नहीं कहे जा सकते, लेकिन जनता स्तर पर रिश्ते बहुत मजबूत चल रहे हैं। भारत के 4 लाख से अधिक छात्र कनाडा में पढ़ाई करते हैं और वहां उन्हें रह करके नौकरी करने का भी मौका मिलता है। हालांकि हाल में नीतियों में कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय लोग, भारतीय युवा समुदाय जिस तरह से कनाडा की ओर आकर्षित हो रहा है, कनाडा को एक काफी अच्छा आकर्षक देश मानता है और दोनों देशों के बीच इस तरह से जनता स्तर पर संबंध काफी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन ये जो कनाडा की घरेलू राजनीति है, कनाडा की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, लिबरल पार्टी, कनाडा के प्रधानमंत्री किसी भी तरह अपनी सत्ता में बने रहने के लिए वहां हर तरह के वोट बैंक, बस यही एक पॉइंट है जो रंजीत जी मैं समझना चाहता हूं। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले त्रिपाठी जी को इस पे चर्चा में शामिल करता हूं। त्रिपाठी जी, मुझे ये बताएं कि यही कि सत्ता में बने रहने के लिए यानी वहां पर सत्ता में बने रहने के लिए भारत विरोधी बात की जाएगी तो मतदाता इंप्रेस हो जाएगा, या खालिस्तान के समर्थकों की इतनी ज्यादा तादाद और उनको पोषित कैसे किया जा रहा है, कौन करता है? जी देखिए, ऐसा है कि अब यही ट्रूडो कहते हैं कि हम भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हैं,
और यही ट्रूडो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ जाकर के भारत के बारे में बोलते हैं। यही ट्रूडो ऐसा, और इन्हीं के पिताजी जो थे जिन्होंने कनिष्क प्लेन को बम से उड़ाने वाले बात में अभी तक कुछ भी उस पे जांच का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो ये ठीक है, ये अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। उससे ज्यादा ये सही कह रही हैं अंशु जोशी जी भी कि ये अपनी सत्ता बचाने की 20 अक्टूबर 2025 में चुनाव होने 20 अक्टूबर तक ये अपनी सत्ता बचाने के कोशिश में है। इनको अगर 25 सांसदों वाली एनडीपी का समर्थन नहीं मिलता है तो इनकी सरकार तुरंत गिर जाएगी। इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग भी काफी कम है। तो ये कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से हम सत्ता में बने रहें। तो अब यहाँ पर एक विडंबना ये है कि जैसा कि अभी कहा गया कि ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर सिख समुदाय के लोग जो हैं वो भारत विरोधी नहीं है, वो खालिस्तानी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो कट्टर हैं, जो खालिस्तानी है, वो उन लोगों को एक तरह से उन्होंने हाईजैक किया हुआ है कि धमका कर, डरा कर उनसे अपनी बात या तो मनवाते हैं या चुप रहने को कहते हैं, विरोध न करें। तो ऐसी हालत में ट्रूडो के लिए बड़ा मुफीद हो जाता है कि इनका सपोर्ट ट्रूडो को मिले। लेकिन ट्रूडो की जो दोमुखी बात होती है वो बड़े ताजुब की बात होती है कि देखिए, एक और तो आप ये कहते हैं कि निज्जर की हत्या में फला 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 का हाथ था या हो सकता है। अब ताजे बयान में कनाडा कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है भारत में। लॉरेंस बिश्नोई का जो सहयोगी है गोल्डी बरार, वो कनाडा में खुला घूम रहा है। अगर भारत का हाथ होता तो भारत पिछले साल सितंबर में ही कनाडा से गोल्डी बरार को एक्सट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट क्यों करता? तो ये एकदम विरोधाभासी बयान दे रहे हैं वहां के कनाडा के लोग। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आखिर इसका फायदा किसको हो रहा है। और इनके इस उहापोह, इनके इस उतावलेपन में कहिए, इससे फायदा इनको भले हो जाए लेकिन कनाडा और भारत। सर, मैं यही जानना चाह रहा था, आपने हालांकि इसका जवाब दिया है, थोड़ा सा जवाब आया है कि हम जानते हैं नैरेटिव, हर चुनाव में नैरेटिव, पॉलिटिक्स में नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां नैरेटिव भारत विरोधी या भारत ने ये करवाया, इस तरह। लेकिन इस सेंटिमेंट से वो वोट हासिल कर लेंगे। आपने कहा कुछ खालिस्तानी हैं और कुछ डरे हुए हैं या उनसे दबे हुए हैं। ये सेंटिमेंट, भारत विरोधी बात करना, उनको फायदा कैसे पहुंचा देता है वहां पर? नहीं, देखिए, वो तो इसीलिए कि भारत विरोधी बात करेंगे तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये उन 25 एमपीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और उन 25 एमपीज का इनको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट लेने के लिए इन्हें उनके सुर में सुर मिलाना पड़ेगा, उनकी माफ कीजिएगा, उनकी बांसुरी बजानी पड़ेगी। ये वही कर तो इसलिए। और दूसरी चीज देखिए, एक और मैं कहना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय वियना कन्वेंशन के तहत किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन या उसके डिप्लोमेटिक पर्सनल की सुरक्षा की जिम्मेदारी होस्ट कंट्री के मेजबान देश की होती है। इसके बावजूद पिछले साल जब हमारे कंसुलेट और हमारे हाई कमीशन पे हमले हुए, उसकी सुरक्षा इन्होंने नहीं की। और इतना ही नहीं, वही न, आप मानिए कि आप वियना कन्वेंशन नहीं मानते हैं, फिर भी कनाडियन क्रिमिनल कोड का सेक्शन 432 कहता है कि किसी भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी के खिलाफ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना एक कानूनी अपराध है और उस अपराध के लिए ज्यादा से ज्यादा 14 साल तक की सजा हो सकती है। जी। अब यहाँ खालिस्तानी अलगाववादियों ने हमले किए, नुकसान पहुंचाया प्रॉपर्टी को। कनाडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास प्रूफ क्या। अरे उसके बाद पन्नू ही नहीं, पन्नू तो अमेरिका में बैठा है, इन लोगों ने भी पोस्टर जगह जगह लगाए कि हमने ऐसा किया है। बिट्टा साहब, स्वागत भी है आपका और पहला कमेंट आपका चाहूंगा।
हालांकि आपने कई बयान दिए हैं जिनमें यह कि वहाँ की आंतरिक राजनीति, जिस पर बाकी मेहमानों से बात हुई है कि कनाडा की आंतरिक राजनीति इस तरह के बयानों और ये हाल में जो कदम उठा रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं ये खालिस्तानियों को खुश करना, ब्रेक से पहले मैं यही बात कर रहा था, खालिस्तान समर्थकों को खुश करना ये कनाडा की मजबूरी क्यों है? यानी भारत विरोधी ताकतें वहां इतनी शक्तिशाली हैं जो किसी को चुनाव जितवा सकती है, सरकार बनवा सकती है। देखो जी, मेरा जो लाइफ का अनुभव कहता है, कनाडा में जो मर्जी करे, जो खालिस्तान बना ले, मैं तो कहता हूं बना ले खालिस्तान, कनाडा में बना ले। मेरा एक सवाल अपने आप से भी है, मेरा सवाल देश के मेरे सिख भाइयों से। ये भारत गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके साहबजादे जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन की बलिदानी की भारत के अंदर दिया, को कनाडा में तो नहीं दिया, को अमेरिका में तो नहीं दिया, को कहीं और जाके तो नहीं दिया। ये भारत की धरती पे उनका जन्म हुआ और भारत की धरती के अंदर अपना शीश निशावर लाल किला की धरती पे किया। जितना मर्जी आप बहस कर लो, जितनी मर्जी किताबें लिख लो, 100 बातों का एक जवाब। जिस दिन हिंदुस्तान का सरदार मेरा भाई गुरुद्वारा साहब के अंदर संगतों की भीड़ इकट्ठी करके, सिख भाइयों की भीड़ इकट्ठी करके मीडिया को बढ़ा के ये कह देगा हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हम भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते। ये कनाडा में तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, कनाडा के अंदर यूके के अंदर तिरंगे झंडे का फुटबॉल बनाने वाले, उनको रोलने वाले, भारत माता के टुकड़े करने वाले के बात करने वाले पन्नू जैसे इस हिंदुस्तान के गद्दार, पाकिस्तान ISI के एजेंट, चाइना के एजेंट, दुश्मन देशों के एजेंट, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। सिर्फ 3 बातें, हम भारतीय हैं, भारत हमारा हक है, भारत हमारा देश है, हम खालिस्तान के खिलाफ हैं। अरे एटम बम की तरह लगेगा, ये बहस की जरूरत नहीं। बताओ कितने सिख भाई बोलते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ये भारत सिखों का नहीं है? ये हिंदू का, सिख का, मुसलमान का, ईसाई का, ये भारत है, ये भारत हमारा हक है। हम इससे चीते को दूर जा रहे। क्या जब बॉडी खून से लथपथ जवानों की मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के तिरंगे झंडे में आती है कि सिख भाई की डेड बॉडी नहीं आती? क्या देश के लिए शहादत नहीं देता? तो ये कौन है धर्म के ठेकेदार? ये कौन है लीडर? राजनीति करेंगे, नेतागिरी करेंगे, धर्म की ठेकेदारी करेंगे, और तिरंगे झंडे को जब पैरों में रोदा जाएगा, जब खालिस्तान के नारे लगेंगे कनाडा के अंदर, हम उसका जवाब नहीं देंगे। ये ठेकेदार है? ये कनाडा के लोग खालिस्तान मांगने वाले ये है कौन? क्या इनका जो वजूद पंजाब के अंदर, हम लोग है ना पंजाब के, हम है ना हिंदुस्तान के, हमसे पूछो। कैमरे लेके जाओ सब जगह पे, आप कैमरे लेके जाइए गुरुद्वारा साहब के अंदर, जो श्रद्धालु बाहर निकले, कोई सिख भाई मिले, उनको पूछिए क्या आप खालिस्तान चाहते हैं? खत्म। कोई कह दे खालिस्तान चाहता हो तो मुझे पकड़ लेना। जो खालिस्तान की पंजाब के रहने वाले सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोग, उनसे पूछ लीजिए, वो भी दबदबी आवाज में बोलेंगे कौन से खालिस्तान की बात करते हैं। ये दूसरी बात याद रखिए, बम्बों से टूटा हुआ शरीर है, 14 बार हमले सहे हैं, 70 लोग शहीद हुए मेरे साथ। एक बात मैं खालिस्तानियों को चैलेंज करके कह देना चाहता हूं और हिंदुस्तान के लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूं, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह MS बिट्टा के टूटे शरीर से, हमारी लाशों से निकल जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक था, एक रहेगा। ये अपना खून बहा के, लाल खून से मैं बोल रहा हूं। क्या बात करते हैं? कौन से खालिस्तान की बात करते हैं? हिंदू बोलेगा तू फिरकापरस्त, हिंदू बोलेगा तू RSS, हिंदू बोलेगा तू नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोलेगा तू BJP, तो सिख भाई क्यों ना बोले? मेरी बातें तकलीफ होगी इनको सबको, आग लगेगी इनको। सच्चाई असल में ये है, कारोबार हम अपने यहां करते, व्यापार हम यहां करते, देश हमारा, हमारे गुरुओं का देश, पर जब तिरंगे झंडे पे आप बात ठीक कह रहे हैं और मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं आपकी बात को, सभी पूरे पैनल पर सुन रहे हैं। और देश में मैं जानता हूं कि आप आतंकवाद पर पहले भी काफी महत्वपूर्ण बातें कहते रहे हैं।
क्यों है ऐसा? कौन कर रहा है ये? सेंटिमेंट किसने इस तरीके के बना रखे हैं? मेरी बात सुनिए ना। जब हिंदुस्तान में खालिस्तान बनाने की मांग करने वाले कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर अम्बेसियों पे हमला करने वाले, तो फिर बार बार वही मैं कह रहा हूं, लाखों बातों का एक जवाब। डिबेट चला लो, 2 घंटे 3 घंटे चलती रहेगी। जिस दिन मेरा सिख भाई हिंदुस्तान के गुरुद्वारा साहब के अंदर संगत को इकट्ठी करके कहेगा ये भारत मेरा है, ये भारत मेरे गुरुओं का है, ये तिरंगा झंडा हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, उनके लाल खून से, जलियांवाला बाग के लाल खून से बना तिरंगा झंडा है। जब तिरंगे झंडे के अशोक चक्र के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर उसमें खंजर निकाला जाता है, तो खंजर मेरे हर सिख भाई के मेरे सीने से निकलना चाहिए। बताओ, को बोलता है? खुली बात है, बहस है मेरी। जोड़ो, किसी को बोलेगा? जितने भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता होंगे, याद रखना, बड़ी बड़ी पार्टियों के, जब कनाडा का मुद्दा आएगा, जब खालिस्तान का मुद्दा आएगा, कोई सामने नहीं आएगा। ये मुद्दे को हटा दो, दूसरा पॉलिटिकल मुद्दा कर लो, रुमाल लेकर के सामने आ जाएंगे। ये जिंदगी की हकीकत है और सच्चाई है। अरे यार, अरे मेरे कहने, ये भारत है। ये जो सबके हमारे मन में आता है ना, हम बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। लख लानत है इन लोगों के। भारत मां से धोखा करते, भारत मां से गद्दारी करते, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप करते। भारत रहेगा तो वोट बैंक रहेगा, भारत कमजोर हो जाएगा तो कहां वोट बैंक लोगे? नहीं बिट्टा साहब, आप खुलकर बोलते हैं, ठोक कर बोलते हैं, बात हम जानते हैं इस बात को। रंजीत जी, क्या आपको लगता है ये सेंटिमेंट वोटों को एक्सप्लॉइट करने के लिए है? और ये कहीं ना कहीं है, बिट्टा साहब जो है वो गंभीर बात कह रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उनका ये मैसेज दे, इसलिए हम सुन भी रहे थे गौर से। लेकिन क्या आपको लगता है वोटों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश होती है, एक डर बैठ जाता है लोगों में? देखिए, ये जो कथित खालिस्तानी तत्व हैं, वो भारत में नहीं रहते, पंजाब में नहीं रहते, वो कनाडा में रहते हैं। तो कनाडा में खालिस्तान क्यों नहीं बना लेते? भारत में बनाने की बात क्यों करते हैं? कनाडा से रह करके वो भारत में खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, वो कनाडा में खालिस्तान बना लें। पंजाब में आप देखिए किस तरह से शांति और अमन चैन का माहौल है, वहां खालिस्तान नाम का कोई आंदोलन नहीं चल रहा। लेकिन कनाडा में ये आंदोलन चल रहा है, बड़ी हैरत की बात है। अमेरिका में गुरुद्वारों में जो सिख खालिस्तानी हैं, वो खालिस्तान की बात करते हैं। लेकिन भारत में तो कहीं इस तरह की बात नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जिस तरह से खालिस्तानी तत्व अमेरिका और कनाडा में इकट्ठा हो गए हैं, वो खालिस्तान के नाम पर एक धंधा चला रहे हैं। खालिस्तान के नाम पर चंदा वसूली करते हैं, बड़े बड़े सिखों से जो उनसे पैसे वसूलते हैं, और उन्हीं चंदों से, उन्हीं पैसों के बल पर अपना धंधा चलाते हैं। तो ये जो धंधा चल पड़ा है, इस पर रोक लगाने की कोशिश होनी चाहिए। अब कनाडा की सरकार को, अमेरिका की सरकार को समझना होगा कि भारत में किसी तरह का खालिस्तान आंदोलन नहीं चल रहा। ये जो खालिस्तान के नाम पर इकट्ठे हो गए हैं, अमेरिका और कनाडा के वीजा लेकर के असाइलम लेने की कोशिश करते हैं, ये इनका एक धंधा है जिस पर रोक लगाने की कोशिश होनी चाहिए। ये धंधा जो आपने कहा ना, इससे एक पॉइंट मिला है, एक पॉइंट मिला है। डॉक्टर अंशु, मुझे थोड़ा सा बताएं कि भारतीय विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स, ये वहाँ की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं। भारत का बड़ा योगदान है। कनाडा में घबराहट भी होती होगी, मुझे तो लगता है कि वो ये साहस अपनी आंतरिक राजनीति के लिए कर रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि ज्यादातर समय खामोशी इसलिए रहती है क्योंकि उनके हित बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं भारत से। कितना असर कनाडा पर पड़ रहा है इसका? अब जो भारत ने निर्णय लिया है उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि लगभग 4 से 5 लाख के बीच विद्यार्थी कनाडा में हैं भारत के, और अलग अलग स्तर पर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, और वहां पर न सिर्फ शिक्षित हो रहे हैं, वहां की इकोनॉमी से जुड़कर अपना योगदान कनाडा को दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भारत को भी इससे लाभ हुआ। लेकिन भारत की जो ये सुदृढ़ डायस्पोरा है, ये अलग अलग देशों में भी है, जैसे कि अमेरिका। अब जब हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो भारत और कनाडा के बीच में अलग अलग शिक्षा को लेकर के समझौते भी हैं, और इसमें जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे डिजिटलीकरण कर सकते हैं विद्यालयों का, महाविद्यालयों का, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कुछ कुछ समझौते भारत और कनाडा के बीच में हैं। लेकिन अब जो ट्रूडो ने जिस प्रकार के कदम उठाए और भारत ने इस पर जिस प्रकार से सख्ती से जवाब दिया है, और मैं कहूंगी इट हैज टर्न द टेबल। मुझे लगता है कि इतने कठोर कदम की अपेक्षा या आशा ट्रूडो ने नहीं
नहीं की होगी। ये उनको बहुत महंगा पड़ गया दरअसल, ये एक तरह से बूमरैंग की तरह उनकी तरफ आया है। निश्चित तौर पर कनाडा को इसका नुकसान होगा। और प्रवीण जी, एक और यहाँ पे बिंदु जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जो वहां पर डायस्पोरा रह रहा है उसमें जो सभी पूरे वहां पर सिख समुदाय या बाकी का जो भारतीय समुदाय है जो अलग अलग धर्मों से आता है, उन सभी के मन में जो भारत के प्रति प्रेम है, हम उस पर संशय या प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। तो जैसे कि एम्बेसडर त्रिपाठी ने भी इस बात को रखा, रणजीत जी ने भी इस बात को रखा, बिट्टा जी ने भी इस बात को बहुत अच्छे से रखा कि ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ, जैसे भाई जो ये 25 सांसदों का अभी समर्थन ट्रूडो को मिला हुआ है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का, अगर ये समर्थन वापस ले लिया जाए तो सरकार गिर जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रूडो जो है, पर ट्रूडो क्यों इस प्रकार से इस स्तर पर जाकर के अपने कूटनीतिक संबंध खराब कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। उन्होंने पिछले साल भारत के कनाडा के इलेक्शंस में मेडल करने को लेकर के भी कुछ आरोप लगाए थे, और फिर इस पर जब जांच हुई तो पता चला कि भारत का कभी भी इस प्रकार का कोई रोल कैनेडियन, ठीक है, वो तो हम खैर समझ गए कि ये सिलेक्टिव है, टाइमली है। ये इस तरह के बयान बहुत सोच समझकर नैरेटिव को पेश करने के लिए दिए जा रहे हैं। बिट्टा साहब, थोड़ा सा ये निज्जर, पन्नू, ऐसे लोगों के बारे में और जिस चंदे के धंधे की बात रंजीत जी ने कही है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, आपके विचार क्या है? देखो, रणबीर जी ने बड़ी फ्रैंकली खुली बातें कही, मेरी बहन ने, स्टूडेंट लीडर, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें कही। देखो, दो चीजें हैं, मैं इनका पहले जवाब दे दूं। पूरी देश से कनाडा, अमेरिका, यूके लोग जाते हैं, हरियाणा से जाते हैं, गुजरात से सबसे ज्यादा जाते हैं, मध्य प्रदेश, सब जगह से जाते हैं। फर्क है, बात फिर वही है कि पंजाब, हिंदुस्तान देखो एक है, पर कहीं कहीं ना कहीं हमारे विचारों में फर्क है। पंजाब का जब स्टूडेंट जाता है वहां से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ स्टूडेंट तो कई रास्ते पे लग जाते जो अपने भारत के साथ प्यार करते, ज्यादा ऐसे लोगों के चक्करों में फंस जाते। कारोबार है नहीं, व्यापार वहां पे है नहीं, नौकरी वहां पे है नहीं। गुरुद्वारे साहब पवित्र है, दो तरह के गुरुद्वारे साहब हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक गुरुद्वारे साहब पवित्र है जहां गुरु साहिबानों के, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके स्वरूप लगे हुए। त्रिपाठी जी, अभी आपने काफ़ी कमेंट सुने, बिट्टा साहब की बात को भी सुना, डॉक्टर अंशु ने जो कहा, रंजीत जी ने जो कहा, ये जो सेंटिमेंट है ये बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय रहता है। और आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कनाडा की आंतरिक राजनीति का मामला है, या कई बार एक डर का माहौल बैठता है कि एक खालिस्तान वाला जो एक जिन्न है ये बार बार निकलता है, या आपको लगता है ये वहाँ की सियासत एक अलग दुनिया बन गई है? एक था हमारे समय पर, लेकिन उसके बाद ये एजेंडा वहाँ चला गया, और वहाँ पर जो चंदे का धंधा, रंजीत जी ने बढ़िया बात बोली है उसको बहुत समराइज करते हुए, ये वहां तक सीमित हो गया और ये कनाडा का मसला चल रहा है। ये देखिए, ये मूलतः कनाडा का ही मसला चल रहा है। अभी ये जरूर इस बात में थोड़ी सी तब्दीली आई थी जब किसान आंदोलन के वक्त कनाडा में रहने वाले सेपरेटिस्ट जो थे वो यहाँ पैसा देके, चंदा करके, और यहाँ पर आंदोलन चला रहे थे। हालांकि वो सफल नहीं हुए, और लोगों को, पंजाब के लोगों को भी लगने लगा कि अब यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा बिट्टा जी ने कहा, अब पंजाब में कंपैरेटिवली शांति है। लेकिन ये जो है, ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड कनाडा में है कि अभी मैं देख रहा था, आपके उसमें ही आ रहा है कि वहां के अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो अपने हित को कनाडा के राष्ट्रीय हित के ऊपर रख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अपने फायदे के लिए, शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए, ये मायोपिक गेम के लिए, प्रॉफिट के लिए ये काम कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं इससे हो सकता है इनको अगले चुनाव में वोट तो मिल जाए, प्रधानमंत्री भी हो सकता बन जाए, लेकिन भारत और कनाडा, दो देशों के रिश्तों पे कितना बुरा असर और कितना लंबा असर पड़ेगा, कितने लंबे समय तक रहेगा, ये नहीं समझ पा रहे। ये अपने से क्षुद्र संकीर्ण हितों के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टर अंशु, क्या हमारे हित भी जुड़े हुए हैं कनाडा से? मतलब हम एक तो ये देखते हैं कि कनाडा कितना डिपेंडेंट हम पर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि रिश्ते अच्छे चले, नहीं तो भारत को भी इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में ही दोनों ही देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन हमने पहले भी वर्षों पहले देखा कि जब हम पर सैंक्शंस लगे थे परमाणु परीक्षण के बाद,
तो कनाडा ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया था और हमारा जो एक समझौता था उससे पीछे हट गया था कनाडा। तो मुझे लगता है कि कूटनीतिक स्तर पर और जिस तरह के हमारे राजनयिक जिन्होंने कनाडा में भी काम किया है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी कनाडा पर रखकर चलते नहीं होंगे। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि जो एक गेम थ्योरी हम पढ़ाते हैं ना प्रवीण जी, उसमें आप आपकी विन विन सिचुएशन है, जीरो सम गेम है, आपकी क्या स्थिति, आपका पे ऑफ क्या होने वाला है, हर प्लेयर इस विश्व राजनीति के नक्शे पर या इसके शतरंज की बिसात पे मैं कहूंगी कि एक जो मूव बनाता है अपना, वो अपने पे ऑफ को ध्यान में रखते हुए बनाता है। और मुझे लगता है भारत ने जो ये कठोर कदम उठाया है, ये सारे अपने जो क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या फायदे हो सकते हैं या आंतरिक सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, और इस प्रकार से जो ट्रूडो से बार बार बयान आ रहे हैं, इस पर अब ये एक कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगे, इस दृष्टि से भारत ने ये एक बड़ा मुझे लगता है कि निर्णय लिया है। और जो हम बार बार बात करते हैं कि ये नया भारत है, तो उसको हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा करके दिखाया गया है। रंजीत जी, एक अभी आप जब बिट्टा साहब को सुन रहे होंगे तो ये एक पंजाबियत, एक सिखिज्म की भी बात आई यहाँ पर। पंजाब भी हम देखते हैं देश में, उन्होंने मध्य प्रदेश अन्य जगहों के छात्र जाते हैं, पंजाब के छात्र जाते हैं, वहाँ काम, बहुत सारी बातें बोली जो व्यवहारिक धरातल पर वहाँ देखने को भी मिलती हैं। पंजाब की सियासत में भी इन सेंटिमेंट्स का असर होता है। मुझे याद है पंजाब चुनाव के दौरान इस पर बड़ी बात हुई थी। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो राजनीति में बड़े एक्टिव हुए, उनका असर भी पंजाब में देखने को मिलता है। हम बेशक कहें कि ये कनाडा तक, जैसा अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि कनाडा की ये परेशानी है, हमने इसको काबू किया है, लेकिन सेंटिमेंटल आधार पर आप ये जो खालिस्तान का इशू है इसको कहाँ पाते हैं, और ये क्या हमारे लिए एक खतरे की घंटी हमेशा रहता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, खालिस्तान आंदोलन की जो बात चल रही है वो पंजाब में नहीं चल रहा, ये कनाडा में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। कनाडा, पंजाब की धरती पर अभी ऐसी कोई सक्रियता नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो पंजाब से जो युवा सिख कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो उन्हें वहाँ के जो खालिस्तानी तत्व हैं वो उन्हें अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं। उन्हें तरह तरह की मदद दे करके उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हें असाइलम लेने में मदद करते हैं, वहाँ रहने में मदद करते हैं और उसे फिर अपने प्रभाव में ले लेते हैं और उन पर खालिस्तान का जो असर डालने की कोशिश करते हैं और इस तरह अपने उनके साथ कर लेते हैं। तो ये उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। जो खालिस्तानी तत्व हैं, जो अपने धंधे के लिए पंजाब से गए युवा सिखों पर दबाव डालते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं। और यही वजह है कि पंजाब के युवा सिख जब कनाडा पहुंच जाते हैं तो वो कथित खालिस्तानियों के साथ नजर आते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो मन से खालिस्तानी नहीं है, लेकिन वहां रहने की मजबूरी है, उनके साथ होने की मजबूरी बन जाती है उनकी। जी, त्रिपाठी जी, क्या ये चुनाव तक का मामला है? चुनाव के बाद हम कुछ और तस्वीर देखेंगे या पुराने जैसे हालात देखेंगे? आपको लगता है कि ये निज्जर, एक तो निज्जर की हत्या होना वहाँ पर और धीरे धीरे खालिस्तानी गुटों का दबाव आना, कुछ कई इश्यूज पर हमने आज भारत का सवाल में बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर चुनाव के बाद ये मुद्दे ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, इनका बहुत महत्व नहीं रह जाएगा? देखिए, देर सवेर वहाँ की जनता को भी अंदाजा हो जाएगा कि ये मुद्दे जो है इनको पीटने का, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा दूर तक ये मुद्दे चलने वाले नहीं है। और लेकिन यह है कि चुनाव भी अभी 1 साल दूर है। लेटेस्ट 20 अक्टूबर को तक उन्हें चुनाव करा लेना चाहिए, उसके पहले भी हो सकते हैं, लेकिन ये 8-10 महीने में कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना बड़ा डैमेज कर जाए बायलैटरल रिलेशंस पे, द्विपक्षीय संबंधों पे, कि उससे उभरने में समय लगे। ये मुझे इस बात की आशंका है कि पीरो ट्रूडो उनकी पार्टी के लोगों के लिए भी और उनके विपक्ष के लिए भी एक तरह की बर्डन बन चुके, बोझा बन चुके हैं, और वहां भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये इसमें यही समस्या है कि कहीं भारत के साथ रिश्ते इतने कड़वे न हो जाए। हालांकि भारत ने जो, जैसा कि डॉक्टर जोशी कह रही थी, भारत ने जो कदम उठाया उसके देखिए 2-3 बड़े अच्छे परिणाम होंगे। एक तो ये होगा, ये संदेश गया कि हम किसी के दबाव में नहीं आए। दूसरा ये संदेश गया कि जैसे कि कनाडा को पाकिस्तान के बराबर कर दिया। पाकिस्तान ही खाली एक ऐसी कंट्री है कनाडा के अलावा जहां से अपने राजदूत के संबंध नहीं रखे हैं, डाउनग्रेड। तीसरा ये गया कि इससे ट्रूडो का विरोध वहां बढ़ेगा
और ट्रूडो का विरोध बढ़ने से खालिस्तानी संगठनों की परेशानी बढ़ी, जी क्योंकि उनके लिए अपना अपना समर्थन का अपना बेस जो है वो खिसकेगा। और ये इस तरह से देखिएगा, ये 1 साल चलता रहा तो खालिस्तान का मूवमेंट वहां पे एकदम से गर्त में चला जाए। डॉक्टर अंशु जोशी, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, हालांकि अब चर्चा के अंतिम दौर में आ गए हैं। हम एक तरफ तो देखते हैं ज़रा ज़रा बात पर अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश जो हैं वो अपना इंटरवेंशन देते हैं, वो आ जाते हैं, भाई सलाह मशविरा देने आ जाते हैं, यहाँ ये मत करो वहाँ वो मत करो, ये सब बोलने आ जाते हैं। कनाडा और भारत के संबंध, हालांकि हम कभी भी किसी को बीच में नहीं आने देते, हम नहीं चाहते कि कभी भी हमारे मसलों के बीच में कोई भी बोले, लेकिन अमेरिका का एक हम देखते हैं असर है वहाँ पर, प्रभाव है। कनाडा एक तो नज़दीक का मामला है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका भारत के संबंध और कनाडा भारत के संबंध, इनमें बड़ा फर्क देखने को मिलता है। बल्कि हम देखते हैं कि कई जगहों पर अपरोक्ष रूप से और कई बार परोक्ष रूप से अमेरिका का सपोर्ट इन ऐसे मामलों पर, पन्नू आदि इत्यादि के मामलों पर कनाडा को मिलता दिखता है। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड है, मजबूरी है, या अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो कुछ इसी किस्म का है? आपके इस सवाल का जवाब दूंगी, इसके पहले एक बिंदु साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि एम्बेसडर त्रिपाठी ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया कि जो परिस्थितियां चल रही हैं उससे हमें क्या फायदे हैं, या कनाडा में क्या हो रहा है, या इलेक्शंस में क्या हो सकता है। ट्रूडो ना वो मुट्ठी भर खलिस्तानियों को या नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को देख रहे हैं, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन को देख रहे हैं। वो जो बाकी की जनता है कनाडा की और बाकी के भारतीय हैं, जो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ट्रूडो क्या कर रहे हैं और भारत और कनाडा का इस उनके जो बयान है उसकी वजह से क्या असर पड़ रहा है। ट्रूडो उन लोगों को नजरअंदाज किए हुए हैं और जनता इसका जवाब हो सकता है कि ट्रूडो को इलेक्शंस में दे। एक तो ये बात, क्योंकि मैं फिर ये बिंदु भूल जाती नहीं, ठीक है। दूसरा, आपके सवाल के जवाब पर आऊंगी। जब हम अमेरिका की ओर देखते हैं तो पहले तो ये सीधे सीधे कभी द्विपक्षीय जो पूरा एक चल रहा है, इशू चल रहा है, तो इसमें हम उम्मीद भी नहीं करें, हम चाह भी नहीं रहे कि इसमें कोई देश बोले। लेकिन आपने एक सही बात कही, और वहां प्रवीण जी कई बार राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं, हम ये कह लें। और दूसरा, परोक्ष अपरोक्ष रूप से जैसे आप कह रहे हैं कि हमें समर्थन दिखाई पड़ता है, लेकिन पिछले साल जब फाइव आइज इंटेलिजेंस के पास ट्रूडो गए थे, जिसका कि एक प्रमुख मेंबर अमेरिका है, तो उसकी तरफ से हमने अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं भारत की तरफ पलड़ा झुकते हुए देखा था। उसके बाद वो पूरा मामला जो है कहीं बचा नहीं वहां पर उस स्तर पर। तो वहां ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, न्यूजीलैंड मेंबर है, कनाडा खुद एक मेंबर है और अमेरिका एक मेंबर रहा है। और अमेरिका के जब हम बाइडेन के बयानों को भी हम देखते हैं तो सीधे सीधे भारत और कनाडा के बीच जो कुछ भी चल रहा है उस पर बोलने से बच डॉक्टर अंशु, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो होने वाले हैं जी, बस ये कुल मिलाकर लब्बो लुभाव है। हालांकि ये चर्चा देखिए देखते देखते समय गुजर गया और ये इतना इंटरेस्टिंग और डीप विषय है, और आप लोगों जैसे विशेषज्ञ बैठे हैं तो काफ़ी कुछ जानने को मिला। कुल मिलाकर ये कनाडा की आंतरिक राजनीति है, जिसको आप देख रहे हैं एक नैरेटिव के तौर पर। वहाँ खालिस्तान का समर्थन लेने या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी वजह से ट्रूडो की सरकार बची हुई है, तो पहले तो कुछ समय तक और बचाए रखने के लिए इस दबाव में, और दूसरा फिर आगामी चुनाव में फिर समर्थन मिले के लिए है। वहाँ पर ये जहनियत क्यों है, कौन लोग पनपाते हैं, इसको भी बड़ा विस्तार से हमने समझा। कई बच्चे जाते हैं, उनको काम देने के बहाने, उनको दूसरी मदद देने के बहाने कई बार दबाव में रखा जाता है। कुछ नेता हैं, और रंजीत जी ने एक आज लाइन दे दी, बढ़िया है वो, चंदे का धंधा ये बड़ा जमकर चल रहा है, तो ये इसका भी गेम है। तो काफ़ी कुछ समझ में आया कि कनाडा में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर अंशु आपका धन्यवाद, रंजीत जी आपका धन्यवाद, त्रिपाठी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चा में लगातार बने रहे।